नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। सीधे इस वक्त चलते हैं सीधे एक बड़ी खबर पर कि जो त्रिपुरा के दो उग्रवादी समूहों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर ATTF के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उपस्थित हुए। आज होने वाला ये समझौता विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए किए गए कई समझौतों की अगली कड़ी है। जहां तक त्रिपुरा की बात है, अगस्त 2019 में NLFT-SD के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके फलस्वरूप 44 हथियारों के साथ 88 कैडर ने आत्मसमर्पण किया था। इसी तरह त्रिपुरा के इतिहास, भूमि व राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति और भाषा से संबंधित त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों के सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए दिनांक 2/3/2024 को त्रिपुरा मोथा व अन्य हितधारकों के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। आज के इस विशेष दिन पर यहाँ उपस्थित माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्रालय एवं त्रिपुरा सरकार के अधिकारी तथा उपस्थित दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों और साथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आप सभी का इस स्वर्णिम क्षण का हिस्सा बनने के लिए स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं सलाहकार पूर्वोत्तर गृह मंत्रालय श्री के मिश्रा जी से अनुरोध करूँगा कि वे विषय पे प्रकाश डालें। महोदय, आपकी अनुमति हो तो आज इस ऐतिहासिक समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए NLFT और ATTF के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल उपस्थित है, जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगा। NLFT के तरफ से यहाँ हस्ताक्षर करने के लिए जो लीडर्स मौजूद हैं, श्री विश्व मोहन देव वर्मा, श्री उपेंद्र रियांग, श्री परिमल देव वर्मा, श्री प्रसेनजीत देव वर्मा और ATTF की तरफ से श्री आलेंद्र देव वर्मा और उनके सहयोगी जो यहाँ उपस्थित हैं वो है सोनाधन देव वर्मा NLFT की तरफ से, विक्रम बहादुर जमातिया NLFT की तरफ से, विद्याधर त्रिपुरा NLFT की तरफ से, राकेश देव वर्मा ATTF की तरफ से एवं कांति मारक NLFT की तरफ से। अब मैं NLFT और ATTF के जो प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आदरणीय गृह मंत्री जी का एवं अन्य VIP उपस्थित जो है वो बाद में करते हैं। पहले समझौता और स्पीच कर दो तो ये लोग फ्री हो जाएंगे। माननीय, अब हम समझौते की आपसे कार्रवाई करेंगे। त्रिपुरा सरकार की ओर से कौन करना है? त्रिपुरा सरकार की ओर से कौन साइन करें? आए
ये सीधी तस्वीरें आप राजधानी नई दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर आज एक बड़ा दिन है पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के प्रतिनिधियों के बीच ये जो समझौता ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर इस समय किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बड़ा दिन ख़ास तौर पर पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए और राष्ट्रीय महत्व के लिए भी इसे एक बड़ा दिन कहा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जो इस समय देख रहे हैं, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जा रहा है और इसमें त्रिपुरा के मूल निवासियों की समस्याओं का स्थायी समाधान लाने का ये मकसद है, जिसके तहत ये हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी इस साल मार्च महीने के दौरान जो टिपरा मोथा है और त्रिपुरा और केंद्र सरकार, इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और आज का जो ये समझौता हो रहा है, इससे सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के समझौते से क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष पर विराम लगेगा और शांति की बहाली में मदद मिलेगी। त्रिपुरा एक अहम पूर्वोत्तर राज्य और भारत सरकार, NLFT और ATTF के बीच ये MOU पर हस्ताक्षर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। इससे पहले भी अगर आप देखें तो पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के साथ भी मोदी सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने कई बड़े समझौते करके और वहाँ पर जो शांति और विकास के रास्ते हैं उसको खोले थे। और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं, माणिक साहा। नहीं ठीक। Good afternoon to all. On the occasion of signing of the Memorandum of Settlement, we have with us Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji, Sri Biplab Kumar Dev ji, MP, West Tripura Lok Sabha Constituency, Maharaja Prabdut Manika ji, MDC of TTA-DC, Sri Ranjit Devama, MLA of Tripura, Home Secretary Sri Govind Mohan ji, Additional Secretary Sri Piyush Goyal ji, Director Intelligence Bureau Sri Tapan Dekha ji, Advisor Sri Akshay Mishra ji, Chief Secretary Government of Tripura Sri J.K. Sinha ji, and representatives of National Liberation Front of Tripura and all Tripura Tiger Force and other officials. At the outset, I would like to express my gratitude to the Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji for being instrumental in creating an atmosphere of peace, prosperity and goodwill in the entire Northeast region. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and proactive initiative of Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji, a dozen of peace agreements have been signed in the Northeast in the last 10 years to resolve many of the complex issues, out of which for Tripura alone there are 3 agreements so far. It is a matter of great satisfaction that the members of National Liberation Front of Tripura NLFT and all Tripura Tiger Force ATTF have decided to join the mainstream for participation in the development journey spearheaded by our Honorable Prime Minister. There are many schemes, programs and projects of both the Government of India and Government of Tripura which have been transforming the lives of all sections of people of Tripura, including our Janajati brothers and sisters. The future of all the people of Tripura is bright under the visionary leadership of Honorable Prime Minister and benevolent guidance of our Honorable Home Minister Sri Amit Shah ji. Once again, my sincere and heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji
and Honorable Union Home Minister Sri Amit Shah ji for the historic milestone. Last but not the least, I welcome all the members of National Liberation Front of Tripura, that is NLFT, and all Tripura Tiger Force ATTF back to the life of peace and prosperity with the spirit of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, and wish them a grand future. Thank you very much. Jai Hind. धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से अनुरोध है कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। आज के त्रिपुरा की विकास और शांति के लिए इस महत्वपूर्ण समझौते के कार्यक्रम पर उपस्थित त्रिपुरा के सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, मेरे मित्र और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान विप्लव देव जी, राजा साहब, मुख्य सचिव त्रिपुरा, और मेरी लेफ्ट साइड पर बैठे हुए भारत सरकार के गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, आसूचना ब्यूरो के निर्देशक श्री तपन डेका जी, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट श्री पीयूष गोयल जी, हमारे शांति वार्ताकार जो उपस्थित हैं, और NLFT और ATTF के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण। आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि 35 साल से जो द्वंद्व चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो आज आप सभी ने शस्त्र छोड़कर मुख्य धारा में वापिस आना और समग्र त्रिपुरा के विकास के लिए आपकी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से शांति और संवाद के माध्यम से सक्षम और विकसित नॉर्थ ईस्ट की कल्पना उन्होंने देश के सामने रखी है। और नॉर्थ ईस्ट के लोगों और दिल्ली के बीच में एक बड़ा फासला था। ये फासला उन्होंने एक प्रकार से रोड, रेल और विमानों से जोड़कर तो दूर किया ही किया, परंतु साथ में दिलों का फासला भी दूर करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अष्टलक्ष्मी कंसेप्ट और पूर्वोदय, ये दोनों को मिल मिलाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट का, त्रिपुरा समेत नॉर्थ ईस्ट का विकास का एक संकल्प जो भारत सरकार ने लिया है, उसमें आज एक बहुत बड़े माइलस्टोन को पार करने में हम आज सफल हुए हैं। मित्रों, आज का ये समझौता 12वां समझौता है नॉर्थ ईस्ट के लिए और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ एक तीसरा समझौता है। और अभी तक लगभग 10,000 उग्रवादियों ने सरेंडर किया है, हथियार छोड़ा है और मेन स्ट्रीम में आए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे हजारों भाइयों की आइदर और साइड से, चाहे नागरिक मरे, सुरक्षा बल मरे या हमारे ही लोग जो हथियार हाथ लेकर संघर्षरत थे वो मरे, हजारों लोगों की मृत्यु के कारण को रोकने का बड़ा इनिशिएटिव ये 12 शांति समझौतों ने किया है। आज NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, इससे सरेंडर होने से, ये समझौता होने से लगभग 328 से ज़्यादा सशस्त्र कैडर आज मेन स्ट्रीम में आएंगे, उनके परिवार के साथ रह पाएंगे, भारत के नागरिक होने का गौरव भी प्राप्त करेंगे और विकसित त्रिपुरा में अपना योगदान भी दे जाएंगे। भारत सरकार ने तय किया है कि सारे शांति समझौते जो होंगे उसमें उस क्षेत्र के विकास और हथियार उठाने के कारणों को निर्मूल करने के लिए हम हृदय से संवेदनशीलता के साथ प्रयास करेंगे। हमने 250 करोड़ रुपए का पैकेज इस क्षेत्र के विकास के लिए एक मंजूर किया है, जिससे आपके मन में जो कसक थी कि एक क्षेत्र का, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कुछ हो नहीं रहा था, वो कसक को हम समाप्त कर पाएंगे। चाहे बोडो समझौता हो, चाहे बाकी सारे समझौता हो, चाहे ब्रू रियांग समझौता हो, हमने हर समझौते को जमीन पर उतारा है। और ये हमारी सरकार का इतिहास रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि समझौता कागज का टुकड़ा नहीं होता है, हृदय की भावना होता है, और इसको हमने जमीन पर उतार कर दिखाया है। आज हजारों ब्रू रियांग भाई अच्छे घर में रह रहे हैं, इनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं,
अपने अपने धर्म के हिसाब से वो अपना आचरण कर रहे हैं, उनकी रोजगारी की चिंता हो रही है और भारत सरकार की सारी 300 स्कीमें उनके लिए आज प्राप्त हो गई है, इनकी प्रायोरिटी भी तय की है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ और त्रिपुरा टाइगर फोर्स और NLFT के सभी साथियों को कि हम समझौते का फुल स्टॉप कोमा में पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं को गृह विभाग परिपूर्ति करेंगी। मैं राजा साहब बैठे हैं यहाँ पर, उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि त्रिपुरा में जो आदिवासी भाइयों में एक प्रकार से मंदूक था, अनरेस्ट था, उसको दूर करने में उन्होंने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। अब हम सब आगे निकलकर सशक्त त्रिपुरा की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, शुरुआत त्रिपुरा के समझौते से ही हमने करी थी। 2019 में NLFT SD समझौता हुआ, दूसरा समझौता भी त्रिपुरा से ही हुआ, ब्रू रियांग समझौता हुआ, फिर बोडो समझौता हुआ, 21 में कार्बी समझौता हुआ, असम का 22 में आदिवासी शांति समझौता हुआ, 22 में ही असम मेघालय अंतर्राज्यीय सीमा का समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल सीमा का समझौता हुआ, DNLA शांति समझौता 2023 में हुआ, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF शांति समझौता 23 में हुआ और उल्फा का भी शांति समझौता 23 में हुआ है। 24 में चुनाव के तुरंत बाद आज ये समझौता हो रहा है, इसका मुझे बहुत बड़ा आनंद है। बीच में भी त्रिपुरा का समझौता एक हमने किया था। अब सफा भी पूरे त्रिपुरा से हमने उठा लिया है और पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से भी अब सफा का एरिया हमने कम कर सशस्त्र बलों की जगह विकास के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट की जनता और विशेषकर आदिवासी समूहों के लिए मन के दरवाजे खोलकर संस्कृति, भाषा, पहचान, ये सारे मुद्दों को समाहित करते हुए, इसको सुरक्षित करते हुए एक समग्र नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। मैं आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भारत सरकार की ओर से कि आपने इतना पुराना 35 साल पुराना संघर्ष छोड़कर मोदी जी की सरकार पर विश्वास रखकर, भारत के गृह मंत्रालय पर विश्वास रखकर इस समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। हम सब यहाँ जो बैठे हैं, त्रिपुरा सरकार के लोग, त्रिपुरा का नेतृत्व और भारत सरकार विशेषकर गृह मंत्रालय, हम सब आपको भरोसा देना चाहते हैं। इस समझौते को अक्षरशः लेटर और स्पिरिट में हम इसका पालन करेंगे और आपकी सभी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। फिर से एक बार NLFT और त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी पदाधिकारियों का और आपके सभी कैडर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। आपका स्वागत है भारत की मेन स्ट्रीम में, आपका स्वागत है त्रिपुरा के विकास के अभियान में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी तथा वहाँ से बुलाए अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को बहुत आभार और गृह सचिव महोदय, DIB साहब और सभी अधिकारीगण और हमारे NLFT और ATTF के जो साथी आज हमारे साथ हैं उपस्थित, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं NLFT और ATTF के जो प्रतिनिधि मंडल उपस्थित है उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक के बाद एक आकर नहीं, वहीं मैं चला जाता हूँ। आ जाओ CM सब, वहाँ इतने सारे कहाँ यहाँ आए। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। आज त्रिपुरा के लिए और केंद्र की सरकार के लिए भी आज बड़ा दिन, और बड़ा दिन इस मायने में कि त्रिपक्षीय समझौता तो ये सीधी तस्वीरें आप नई दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पर कि ये जो मौका था उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। और उसके बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सभी से मिलते हुए, सभी का स्वागत करते हुए, मुख्य धारा में उनका स्वागत करते हुए
कई बड़ी बातें इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कही हैं और मुख्य धारा में लौटने पर उनका स्वागत किया है। जो NLFT और ATTF के प्रतिनिधि हैं और उनके लोग जो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं इस समझौते के तहत, उन सभी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। और ये जो पूरा का पूरा हस्ताक्षर है, पूरा का पूरा समझौता है, इससे इस क्षेत्र में हिंसा और संघर्ष पर विराम लगेगा और शांति की बहाली में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो त्रिपुरा के लिए ये बड़ा दिन, केंद्र सरकार के लिए भी ये बड़ा दिन। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब दिखाएंगे कि आज के इस वक्त में क्या क्या एजेंडा है। इसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब इस वक्त प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त में आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की जोरदार चर्चा, हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा बड़ी ज़बरदस्त है कि गठबंधन होगी। और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि अखिलेश यादव ने बुलडोज़र चलाने की धमकी दे दी है, और वो भी गोरखपुर के लिए। उनका कहना है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो गोरखपुर की तरफ बुलडोज़र का मुंह मोड़ देंगे और सारा काम उधर ही, बुलडोज़र उधर ही चलेगा उत्तर प्रदेश में, जब भी वो सत्ता में वापस आए। तो ये कौन सी राजनीति है, कौन सी सोच है, इस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर में हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। लेकिन वहां बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रचार में वो 370 पर, बाकी चीज़ों पर 35 पर, उसकी वापसी पर आखिर वो क्या बोलेंगे वहां पर, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि उनका गठबंधन है। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि इस वक्त की हेडलाइंस क्या क्या है। ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर सिंगापुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। व्यापार और निवेश में नए आयामों पर चर्चा, दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी मजबूती। ब्रुनेई में सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मुलाकात के दौरान पीएम ने भविष्य में रणनीतिक साझेदारी की जताई आशा। ब्रुनेई को बताया भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बेहद अहम, दोनों देशों के बीच अहम समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF के प्रतिनिधियों के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर।
रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में लखनऊ में तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन। सशक्त और सुरक्षित भारत की थीम पर आयोजित सम्मेलन में सभी सैन्य कमांडरों के साथ सुरक्षा मुद्दों पर होगी महत्वपूर्ण चर्चा। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी को हरियाणा में गठबंधन का दिया है ऑफर, लेकिन हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती है केजरीवाल की आपसे कोई सरोकार। इस बीच आज बीजेपी के हरियाणा उम्मीदवारों की आ सकती है पहली लिस्ट। राहुल गांधी का आज से जम्मू कश्मीर का दौरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी आर्टिकल 370 और स्पेशल पावर एक्ट पर साध लेंगे चुप्पी। और खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक में आज पुरुषों के शॉट पुट F46 फाइनल में 3 भारतीय खिलाड़ी मैदान में, तो वहीं पावर लिफ्टिंग में परमजीत कुमार और सकीना खातून पर रहेगी सभी की नजर। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि क्या हरियाणा में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना और इस तरह की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने खुद आम आदमी पार्टी को हरियाणा में गठबंधन के लिए ऑफर दिया है। हालांकि यह भी खबर है कि हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती है कि केजरीवाल की पार्टी से यानी आम आदमी पार्टी से कोई सरोकार रखा जाए हरियाणा में, लेकिन राहुल गांधी को शायद लगता है कि हरियाणा में बीजेपी को अगर हराना है तो आम आदमी पार्टी का साथ लेना तो जरूरी है। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव को देखिए तो पंजाब में तो इन दोनों ने गठबंधन किया ही नहीं था, और दिल्ली में जो गठबंधन किया था उसका क्या हश्र हुआ था, पूरी तरह से फेल हो गया था वो गठबंधन। तो फिर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, लेकिन दिल्ली और पंजाब में नहीं, ये सवाल तो उठता है। तो हरियाणा खबरों के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए इस बीच आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर दी है कांग्रेस से, 90 में से 10। इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की भारतीय जनता पार्टी की आज पहली लिस्ट आ सकती है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल क्या रहा है, क्या गठबंधन होने की संभावना है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि सीटों के बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला अभी तक तो नहीं हुआ है। जो एक संगठन चलाने का काम है उस हिसाब से फैसला होगा। हम 90 पे लड़ेंगे कि 9 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे, ये 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। तो हरियाणा में क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की जरूरत है, यही सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। आलोक, जो खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने खुद ही ऑफर दिया है कि भाई गठबंधन तो जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में यह कहना है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है इनकी। क्या लगता है कि बातचीत बढ़ रही है आगे क्या, क्योंकि फाइनल तो अभी नहीं हुई है, लेकिन बातचीत उस तरफ बढ़ रही है कि कोई ना कोई समझौता दोनों पार्टियों के बीच वहां पर गठबंधन को लेकर हो जाएगा क्या? देखिए, अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे तो अगर 90 सीटें हैं कुल विधानसभा की वहां पर, जहां 10 लोकसभा सीटें हैं, तो अगर पिछले लोकसभा चुनाव की रिकॉर्ड की हम अगर बात करेंगे तो जितनी भी विधानसभाएं हैं, लोकसभा के अंदर जो विधानसभाएं थी उसमें कांग्रेस 42 सीटों पर आगे थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से, जहां पे उनके उम्मीदवार जो सुशील गुप्ता है वो चुनाव बहुत कम अंतर से हारे थे। तो वहां पर आम आदमी पार्टी ने उस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से 4 विधानसभा क्षेत्रों पर उन्होंने लीड किया था। तो 42 + 4 यानी 46 पूर्ण बहुमत की ओर, पूर्ण बहुमत के लिए 46 काफी है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी 44 सीटों पर आगे रही थी। तो ये चीजें, इन चीजों को अलाकाबान समझ रहा है कि अगर हम अकेले लड़ते हैं तो हम जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसे हम पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन
जो कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर हैं, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हम बात करें तो ये लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि हमारी सरकार बनने ही वाली है। आपको याद होगा लालचंद जी की जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव था तो उस समय जब गठबंधन की बातें हुई थी, यानी कि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का ठीक ठाक वहां पर संबंध है, लेकिन कमलनाथ इतने कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने बोला कि कौन अखिलेश कौन बखलेश, और उसके बाद कांग्रेस वहां बुरी तरह हारी। तो ये शायद आलाकमान समझ रहा है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को ना लेंगे तो हम हमारी स्थिति मध्य प्रदेश वाली हो सकती है। लेकिन अभी जो 2 राउंड की बातें हो चुकी है, जो चड्ढा हैं आम आदमी पार्टी के, उनके बीच और जो कांग्रेस के महासचिव है वेणुगोपालन, 2 राउंड की बातें हो चुकी है। आज तीसरे राउंड की बात होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि जो स्थानीय लीडरशिप है, खासकर शैलजा की अगर बात करें, हम सुरजेवाला की बात करें, हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, तो ये कैसे तालमेल हो पाता है। हालांकि ये 10 सीटों की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस 5 से 7 सीटें देने के लिए तैयार है। उधर राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि सीपीएम और समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटें दिया जाए। यानी कि आलाकमान को ऐसा लग रहा है कि अगर हम अकेले मैदान में गए तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन जो स्थानीय लीडर है वहां के, चाहे हुड्डा हो, चाहे सुरजेवाला हो, चाहे शैलजा हो, उनको लग रहा है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हम अकेले इस बार सरकार बना लेंगे। उसके पीछे कारण भी है आलोक, उसके पीछे कारण भी है। आपने जो आंकड़ा गिनाया वो तो गिनाया ही। अब देखिए कि हरियाणा में 5 सीटें तो कांग्रेस ने अकेले दम पर जीती ना, और फिर चंडीगढ़ जैसी जगहों पर जो है वो उनको फायदा भी मिला है, गठबंधन का फायदा भी मिला है। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं उनको तो ये लगता होगा कि अपने दम पर ही हम यहां पर करें और कुछ ऐसा ना करें कि जैसा खेला दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कर दिया, कांग्रेस को सत्ता से हटा करके सत्ता पर काबिज हो गई दिल्ली और पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस ने उनको स्पेस दिया। तो क्या ये दुविधा है हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के मन में कि कहीं ऐसा ही हश्र आगे चलकर हरियाणा का ना हो जाए कि वहां वो कांग्रेस को रिप्लेस ना कर दे आम आदमी पार्टी? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। इसमें सच्चाई भी है। अगर आप देखें कि दिल्ली में आज कांग्रेस की जो हालत है, उस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो वही उनको डर सता रहा है। हरियाणा के जो स्थानीय लीडरशिप है, चाहे हुड्डा बहुत बड़े नेता है, तो उनको भी ये डर सता रहा है कहीं यही हाल पंजाब और दिल्ली में जो हुआ है कांग्रेस का, वो यहाँ ना हो जाए। लेकिन इसके लिए अब पूरी जो रणनीति है, रणनीति को राहुल गांधी देख रहे हैं। यानी कि स्थानीय लीडर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्थानीय जो लीडर है वहां के, वो एकदम नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन हो वहां पर हरियाणा में। राहुल गांधी एक तरह से ब्रॉडर अपोजिशन देश में संदेश देना चाहते हैं कि हम एक संयुक्त विपक्ष खड़ा करने में हम सबसे आगे हैं। चाहे कश्मीर की बात ले लें, या कश्मीर में वहां उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया, उसी तरीके से वो चाहते हैं कि एक ब्रॉडर अपोजिशन की बात हम करें जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा जा सके। लेकिन अब आज शाम तक 34 जो सीटें हैं हरियाणा में कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है। तो हो सकता है कि आज शाम तक या कल सवेरे तक 34 नामों का जो लिस्ट आ जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो चल रही जो पृष्ठभूमि में जो बातें चल रही है, उसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि राहुल गांधी आज कश्मीर में है, कल वो महाराष्ट्र में है, और वो उसके बाद वो अमेरिका जा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो मीटिंग जो कांग्रेस लीडर के बीच और आम आदमी पार्टी के बीच हो रही है, अगर उनसे बात नहीं संभली तो राहुल गांधी खुद अगर अमेरिका में रहेंगे तो वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। और इसको राहुल गांधी किसी भी कीमत पर चाहते हैं कि ये गठबंधन हो। बिल्कुल, ये खबर तो आ रही है कि राहुल गांधी को जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी की हरियाणा में उतनी ताकत है आलोक कि राहुल गांधी को जरूरत महसूस हो रही है? क्योंकि आप देख लीजिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर के वहां लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत हो या आम आदमी पार्टी के वहां संगठन का विस्तार हो, हरियाणा में इतना ज्यादा तो है नहीं कि राहुल गांधी को बहुत ज्यादा उनकी जरूरत महसूस हो रही है कि अगर बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी का साथ तो चाहिए। देखिए, अगर आप पहली बार जब दिल्ली में सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो एक उन्होंने लहर बनाया था और हरियाणा में वो चुनाव नहीं लड़े। बाद में उनको ये महसूस हुआ कि हमने बहुत भारी गलती की है। और दूसरी चीज है कि अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सीटें हरियाणा की या तो पंजाब से लगी पड़ी हैं या दिल्ली से लगी पड़ी है, जहां पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि आम आदमी पार्टी वहां पर नुकसान पहुंचा सकती है, हमको मेरा वोट वो काट सकती है। तो इसको लेकर कि दिल्ली और पंजाब, दिल्ली से सटे जो हरियाणा है
और पंजाब से सर जो हरियाणा जहां पर दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो कांग्रेस यही चाहती है कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, अगर हम गठबंधन नहीं करेंगे तो 2% और 3% का जो वोट स्विंग होता है, अगर होता है तो वो कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी अपने जिद पे हैं, आज जो खड़गे हैं वो भी चाह रहे हैं कि समझौता हो, गठबंधन हो। लेकिन देखना होगा कि आने वाले जो 4-5 घंटे हैं उसमें क्या निर्णय होता है। जो फाइनल राउंड की जो बात होगी वेणुगोपालन और चड्ढा में, तो उससे निकल के ये सामने आएगा कि ये गठबंधन होगा या नहीं होगा। कितने सीटों पर तैयार होती है कांग्रेस उनको देने के लिए, 10 सीटें मांग रही है, 7 पे कांग्रेस तैयार है। समाजवादी पार्टी या सीपीएम कि ये भी गठबंधन के हिस्सा होंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक सवाल और जो कि जिस पर सभी की नजर है, आज बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आलोक। तो जैसे बीजेपी कई राज्यों में ये फॉर्मूला अपनाती है कि जो मौजूदा विधायक है उनकी टिकट जो है उनमें बहुत सारे आधे या उससे भी ज्यादा विधायकों की टिकट को काट देती है ताकि जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको काउंटर किया जा सके। बीजेपी की लिस्ट को लेकर क्या संभावना लग रही है? बीजेपी क्या इस तरह का कोई फॉर्मूला हरियाणा के लिए अपनाने जा रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो बीट रिपोर्टर्स है वो ज्यादा अच्छा से बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि जो भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक मशीनरी है जो इंटरनल सर्वे करती है और एक एक सीट पे करती है कि क्या इनका परफॉर्मेंस कैसा था। एक प्रतिनिधि होने के नाते 5 साल इन्होंने क्या किया, क्या इनका प्रोग्रेस रहा, तो ये बहुत ही उनका जो होता है बहुत बारीक ढंग से वो करते हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुतों के टिकट कट सकते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने टोटल 34 का हमने नाम बताया आपको, 34 का जो फाइनल हो चुका है उसमें से 24 को उन्होंने फिर से रिपीट किया है और 6 टिकट कांग्रेस ने भी सिटिंग एमएलए का काटा है। ऐसी सूचना है, मेरे सूत्रों के हवाले से खबर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जुड़ने के लिए और विस्तार से इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़े थे और हम बात कर रहे थे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां, 2 प्रमुख प्लेयर हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनकी क्या तैयारी है और साथ में क्या आम आदमी पार्टी की जरूरत महसूस हो रही है कांग्रेस को, इस पर बात की। और अब इस वक्त में आज की खास चर्चा, और आज की खास चर्चा होगी कि अखिलेश ने बुलडोजर वाली धमकी दे दी है। अभी सरकार में आए नहीं है, लेकिन कह रहे हैं आएंगे तो मोड़ देंगे गोरखपुर की तरफ। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की चर्चा के बीच बुलडोजर को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अगले चुनाव में उनकी सरकार बनने के साथ ही सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव मानते हैं कि ये कौन तय करेगा कि कब्जा असली है या फिर नकली, ये सवाल तो उन पर भी आएगा। लेकिन अपने भाषण में बदले का संकेत वो जरूर देने लगे हैं कि मोड़ देंगे उधर गोरखपुर की तरफ। अखिलेश के बयान पर हालांकि पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग भी चाहिए, उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें है वही बुलडोजर चला सकता है। तो यह करारा जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया है। लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी की राजनीति खत्म करने में पीडीए, उनका जो फॉर्मूला है, वो एक मजबूत भरोसा साबित हुआ है। तो फिर अयोध्या में एक दलित परिवार की बेटी के साथ रेप के बाद चले बुलडोजर का विरोध वो क्यों कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जैसे आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहा है, वैसी ही हालत 2017 से पहले प्रदेश की थी। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने जाति, मत और मजहबों को आपस में लड़वाया, वे आज फिर से रंग रोगन कर नए रूप में जनता को गुमराह करना चाहते हैं। दरअसल बीते दिनों राज्य सरकारों की ओर से आरोपी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर जवाब भी दाखिल कर दिया है। मीडिया की खबरों में योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। योगी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं तोड़ा गया है। किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है। सवाल यह है कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश में भूमाफिया और दबंगों से पीड़ित जनता की आवाज अब तक क्यों नक्कार खाने में तूती की आवाज बनी हुई थी। बुलडोजर ने उन्हें सरकार पर उनका भरोसा बढ़ाया है
और ये कामयाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सबके बीच कहा कि बुलडोजर पर सबके हाथ फिट नहीं हो सकते, बुलडोजर चलाने के लिए वैसी क्षमता भी चाहिए। आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए वो वाला जिसे कहते हैं हिम्मत वो वाली चाहिए और वो उस तरह की सोच चाहिए आप में कि आप सही जगह पर बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसे गोरखपुर की तरफ मोड़ देने से या मैनपुरी की तरफ मोड़ देने से बुलडोजर नहीं चलता। इसी पर आज खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आलोक जी। साथ में हमारे साथ सपा के प्रवक्ता जुड़ेंगे आगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको भी जोड़ने की, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं ही हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तो चर्चा को बढ़ाते हैं और फिर सपा प्रवक्ता भी जुड़ेंगे तो उनसे जरूर सवाल करेंगे। लेकिन फिलहाल विनोद जी, ये कौन सी बात हुई, गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे, कल कोई कहेगा हम मैनपुरी की तरफ मोड़ देंगे, सफाई की तरफ मोड़ देंगे, इस तरह से होता है क्या? सरकारें इस तरह काम करती हैं कि हम सरकार में आएंगे तो इधर मोड़ देंगे बुलडोजर? लाल जी, पिछले दिनों जो बुलडोजर की चर्चा में आपने देखी कि चर्चा आते आते सुप्रीम कोर्ट तक ये चर्चा पहुंच गई है। लेकिन लोग इस बात को मानते हैं कि बुलडोजर इस देश में आज की तारीख में अगर ये माने तो शासन का इकबाल है, और ये इकबाल से ही सत्ता और इकबाल से ही शासन और सरकार चलती है। अगर आपके पास इकबाल नहीं है तो सरकार होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये इकबाल के लिए अगर बुलडोजर की बात वो कह रहे थे सीएम योगी, तो अखिलेश के जो पलटवार करते हुए जवाब दे रहे थे वो यही बात कह रहे थे कि उसके लिए दिमाग और दिल की जरूरत होती है। तो ये बुलडोजर आपको देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं कि 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो सरकार का ये कमिटमेंट था लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। सरकार का ये कमिटमेंट था, इलेक्शन में चुनावी वादा था उसका कि गुंडों पे नकेल कसना। बिल्कुल। और वो जब गैंगस्टर एक्ट लागू हुआ उसके बाद से ही, पहली जोगी की जो सरकार थी उसमें, उसके बाद 15,000 से ज्यादा जो अपराधी थे, गैंगस्टर थे, उस पे खिलाफ में कार्रवाई शुरू हुई और उनके सारे अवैध कब्जे को इस बुलडोजर ने लगभग एक तरह से नस्ताबूद किया जी। और उसका ये इंप्रेशन पड़ा कि यूपी की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था एक तरह से सरकार के काबू में आई। वही पुलिसिंग तो अखिलेश के पास में भी थी, वही पुलिसिंग तो उससे पहले की भी सरकार में थी। तो फिर ये इस तरह के गुंडे, इस तरह के माफिए किस तरह से जो यूपी में कब्जा का एक तांडव बजाया हुआ था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल। ये इनको इसलिए बल मिला है। अखिलेश जो बात कह रहे थे कि हम अपना सारा बुलडोजर जो है, जैसे ही 2027 में सत्ता में आएंगे, यूपी के सारे बुलडोजर को यूपी में वो गोरखपुर ले जाएंगे, गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे। तो वो ये आगे आज भी उन्होंने, अखिलेश ने यही चीज बताया है। वो कह रहे हैं कि सीएम आवास जो है, क्या वो उसकी जो जमीन है, उसका सीएम आवास का जो घर है, क्या उसको आप कह सकते हैं कि ये वैध है? तो अखिलेश अपने बारे में नहीं कहते हैं कि उसी लखनऊ में जो उनका घर है, क्या वो पक्का आप कह रहे हैं कि वो पूरा वैध ही है? जी। वैध अवैध का मतलब सीधे ये है कि योगी के इस बुलडोजर की बात, जब आप सुप्रीम कोर्ट की ही बात आप लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट इन सारे बुलडोजर को लेके जो अलग अलग स्टेट में अभी पिछले दिनों जो सरकारें अपने अपने तरीके से काबू करने के लिए ये सब चीजें बुलडोजर के इस्तेमाल कर रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक गाइडलाइन आने की बात हो रही है। लेकिन जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट का हलफनामा आया है, हलफनामा में जो मीडिया रिपोर्ट की है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक तरह से तारीफ की है कि अगर अवैध कब्जे को हटाने में यूपी सरकार ने उस बुलडोजर का प्रयोग किया है और उससे शासन को एक बल मिला है अवैध कब्जे हटाने का, तो जाहिर सी बात है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए। और यही बात मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं कि ये अखिलेश जो आज ये बात कर रहे हैं, तो आप इंडिया गठबंधन की सरकार में अपने अपने चीफ मिनिस्टर से पूछे, अशोक गहलोत भी जब तक योगी के इस बुलडोजर की निंदा करते थे
और वही अपने लास्ट समय में इलेक्शन से पहले उन्होंने जयपुर में बुलडोजर चलाया था। वही महाविकास आघाड़ी है, उनके ही सरकार उद्धव ठाकरे की थी, उन्होंने बुलडोजर चला के कंगना रनौत के पूरे घर को तोड़ा था। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको दिखाने के लिए, कहने के लिए कि पूरे देश में एक मानक बन गया है। और योगी के बारे में सीएम योगी अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर बुलडोजर के हैं तो जाहिर सी बात है पक्ष और विपक्ष में इसके तर्क हो रहे हैं। बिल्कुल मैं आलोक अवस्थी जी के पास बाद में आऊंगा, क्योंकि मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मनोज जी इस चर्चा में आपका। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अखिलेश जी ने साफ कहा है कि गोरखपुर की तरफ सारे बुलडोजर को मोड़ देंगे अगर सत्ता में आ गए। कोई अगर आएगा कहेगा सारे बुलडोजर सफाई के तरफ मोड़ देंगे। लेकिन सवाल ये है मनोज जी कि ये बुलडोजर योगी जी या बीजेपी का ये तर्क है कि हमने अयोध्या में बुलडोजर उनके घर पर चलाया जिन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ रेप के जो आरोपी हैं और जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। आपका बुलडोजर क्या उल्टा पीड़ित के घर पे चलेगा क्या अगर बुलडोजर उल्टा जाता है तो? मनोज जी बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। मुझसे पूर्व में विनोद मिश्रा जी अपनी मीठी वाणी से वो बिहार वाला टोन जो उनका है बड़ा सुंदर विवरण कर रहे हैं। ये खूबसूरती है वाणी का टोन जो है ना, ये तो खूबसूरती है मनोज जी। अरे मैं इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, इसीलिए हम तारीफ समझ भी रहे थे आपको। जी। मैं मेरी बात पूरी हो जाएगी तो एकदम पूरी होगी, पूरा समय बोलिए। बिल्कुल अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, मैं अपनी भी बात कह लूं अच्छे से। समाजवादी पार्टी इस बात के लिए लगातार इस सरकार को घेरती रही कि आखिर इनका बुलडोजर एक आंख वाला क्यों? उत्तर प्रदेश में उसको काना कहते हैं, काना। काना क्यों? एक ही आंख से क्यों देखता है, दूसरी तरफ क्यों नहीं देखता है? बड़े माफियाओं का जिक्र किया, ब्रजेश सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? और मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कर रहा हूं, अगर इस देश में जांच कराई जाए कि अवैध कब्जे सबसे ज्यादा किस पार्टी के लोगों पे है, तो मैं ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं कि वो सबसे ज्यादा अवैध कब्जे बीजेपी के लोगों के पास। ताकतवर कौन? बीजेपी के लोग। सामंतवादी कौन? बीजेपी के लोग। अब पूरी भूभाग सबसे ज्यादा किनके पास? बीजेपी के लोग। तो उन पे सबसे ज्यादा अवैध कब्जे निकलेंगे। लेकिन आज तक बीजेपी का बुलडोजर अपने लोगों पे नहीं चला। किस पे चला? जावेद पंप पे चलता है प्रयागराज में। कौन पर? जावेद पंप, जिसपे बताया जाता है कि वहां की जो दंगा हुआ था उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है, ये आरोप लगा। और घर किसके नाम था? उसकी बेटी के नाम था। कहां पे था? प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पे था। ठीक है, जिसको इलाहाबाद पहले कहा जाता। ठीक है। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी का मस्तिष्क शून्य हो जाता है क्या, या अधिकारियों का शून्य होता? फिर मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ। बरेली में हमारे एक विधायक का पेट्रोल पंप गिरा, शायद आप उसके विजुअल भी चला रहे हैं। भैया एक बार बताइए, हमारे मतलब कोई हमारी पार्टी का विधायक तय करेगा कि कैसे बनेगा वो पेट्रोल पंप? तो एजेंसीज तय करती है ना, वो चाहे सरकार की हो या प्राइवेट की हो। एनओसीज मिली कि नहीं मिली, वो भूमि उस लायक है कि नहीं है। मैं जवाब लेता हूं आलोक जी से। सही बन रहा है, मेरा ये सवाल है। तो वहां पे चल गया तो कार्रवाई किस पे की? ठीक है, आपके सवाल पर बिल्कुल जवाब लेता हूं आलोक जी का। मैं क्या कार्रवाई की गई, अधिकारियों पे क्या कार्रवाई की गई? मैं आपके सवाल पर जवाब लेता हूं मनोज जी, आपके सवाल पर जवाब लेता हूं। लेकिन आपने जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर काना है, तो मुझे लगता है जब वो गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा तब दोनों आंखों से देखते हुए जाएगा कि भाई ये तौर पे न्यायपालिका की मोहर के साथ। न्यायपालिका की मोहर के साथ वही मोहर तो वो पर सुप्रीम कोर्ट से ये खबर है कि जहां पर सही अगर कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की तो सही है। ठीक है, मैं लौटता हूं। जावेद पंप का क्यों मकान गिरा इलाहाबाद में? और आपने जो एक बात कही, आपने जो भी आरोप लगाए सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा। ठीक मनोज जी आलोक अवस्थी जवाब दें। मैं उससे पहले आपको कहूं कि आपके पास अगर इस तरह के कोई डेटा है, आपने कहा कि मैं बिल्कुल यहाँ ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इनके पास ये है उनके पास वो है। अदालत का दरवाजा खुला हुआ है मनोज जी, लेकिन आलोक अवस्थी जी से मुझे जवाब तो लेना ही है। आलोक जी बताइए, एक तो सबसे पहली बात ये बताइए आलोक जी कि आपका दावा है कोर्ट में कि नहीं हम जो कार्रवाई कर रहे हैं ये तो अवैध कब्जे के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है वो योगी सरकार के एक्शन के खिलाफ नहीं है। क्या तर्क है आपका? देखिए, पहले मैं अखिलेश यादव जी की बात पे बोलता हूँ, फिर आपके प्रश्न का जवाब। ठीक है, बोलिए। अखिलेश यादव जी का जो बयान है कि बुलडोजर का रुख
27 के चुनाव के बाद अगर वो चुनाव जीतेंगे, वो जीतेंगे तो गोरखपुर की ओर कर देंगे। तो गोरखपुर में वो कहाँ जाएगा? क्या वो गोरखनाथ मठ को गिराएगा जो प्रतिष्ठित मठ है, या वो किसके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, यह अखिलेश यादव को स्पष्ट करना चाहिए। अखिलेश यादव एक अराजकता वाला बयान मनोज जी ने ये बात रखी तो सही, मनोज जी ने बात रखी कि आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, आप लोगों के पास, वहां शायद बुलडोजर उधर जाएगा, तो सिर्फ गोरखपुर में नहीं, तब तो वो बहुत जगह जाएगा। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, इनसे जवाब ले लेता हूं। आलोक जी परिलक्षित हो रहा है अराजकता का जो है अराजकता, गुंडागर्दी, हाँ मैं आ रहा हूं, दूंगा जवाब। और एक तरीके से जिस तरीके से वो बदले की भावना की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, यह लोकतंत्र में कहीं पर टिकता नहीं है। 7.5 साल की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो गई है। हमने कई सारे अतिक्रमण हटाए हैं और उन अतिक्रमणों पे एक भी निर्णय आदरणीय न्यायालय का हमारे खिलाफ नहीं गया है। यानी कि हमने जितनी भी कार्रवाई की है न्याय संगत करी है, तथ्यपूर्वक करी है और कानून के तहत करी है। ठीक है, न्यायालय का निर्णय हमारे खिलाफ खड़ा होता और हमारे अधिकारियों पर कार्रवाई होती। तो मनोज यादव ये नहीं बता पाया कि कहां पर जो है न्यायालय ने हमको दोषी ठहराया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव किसके लिए खड़े होते हैं? नवाब ब्रांड के लिए खड़े होते हैं, खान ब्रांड के लिए खड़े होते हैं, अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। अभी तो डीएनए टेस्ट की और नार्को टेस्ट की बात करते हैं जब बलात्कारियों के ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का प्रतिनिधि है, डिंपल यादव का प्रतिनिधि है नवाब यादव, तो उसको जो है डीएनए टेस्ट कराया जाए। आप तो डीएनए टेस्ट से मैंने पूछा कि फिर जो है कहीं ऐसा तो नहीं बुलडोजर नवाब सिंह यादव के यहाँ नहीं चल करके कहीं पता चले पीड़िता के घर पर चल रहा है बुलडोजर? ना, तो वो अखिलेश यादव जब कभी आने की सोचेंगे और उनके पास सत्ता कभी टूट गई तो वो मुंगेरी लाल के सपने हैं अखिलेश यादव के, ठीक है, पूरी नहीं। ठीक है, मैं विनोद जी के पास आऊं, आलोक जी आता हूं, आलोक जी लौटता हूं, विनोद जी के पास आऊं, उससे पहले मनोज जी नहीं, मैं आलोक लाल जी, मैं अभी 1 मिनट में इसलिए बोलना चाहता हूं कि जो हमारे सम्मानीय प्रवक्ता है वो आते ही मुझे बिहारी कहा है। नहीं, उन्होंने आपकी तारीफ की कि बहुत अच्छा टोन है। सवाल ये है मनोज जी, आप सुनेंगे क्योंकि आपकी बात मैंने सुन ली, बड़ा धैर्य से सुना है। आप विद्वान आदमी हैं, आप यूपी के, मैंने बोला तो सही, आप मेरी बात पहले सुन लीजिए। आपने मुझे बिहारी कहा, आते ही मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं और मुझे अपने बिहारी होने पे कतई शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग जो सोकॉल्ड जो सीडो फ्यूडल हैं, उनको हर लोगों से दिक्कत है। उनको जो ये सीडो फ्यूडल आप लोग जो बने हैं आज की तारीख में, उनको हर उन लोगों से दिक्कत है जो उनका, आप लोग तो ये आप लोगों की, आपकी पार्टी, आपके नेता तो लोगों की जात पूछते हैं। एक सवाल आप करिए, आप सवाल के जवाब से ही पहले पूछ लेंगे तुम किस जात के हो। आप जाति से आप तो मिश्रा पे आ जाते हैं कि वो तुम मिश्रा हो। अरे सुनिए, आप लोगों का मैं जानता हूं कि आपका चरित्र क्या है। अब आप सुन लीजिए, आपके जवाब, आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं। आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं और अगर आप गेस्ट हैं हमारे सम्मानीय, तो सुनने का धैर्य भी रखिए और आप अगर दूसरे पे टिप्पणी करते हैं तो उसका साहस रखिए। सही बात है, मुद्दे पर बोलना चाहिए, बिल्कुल मुद्दे पर सुनिए और आपको सुनना पड़ेगा। बिल्कुल मुद्दे पर आपने उस चीज को रखा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप मुझे बिहारी कहिए, मुझे उस पे अपने बिहारी होने पे गर्व है। ये मैं बार बार कहता हूँ, 100 बार कहता हूँ कि मैं कोई सीडो आपके तरफ फ्यूडल नहीं हूँ। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होगी जात से, हमें नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, आप मुद्दे पर बात सुनिए, मुद्दे पर। ठीक है, आपने जो सवाल उठाया है कि ये बुलडोजर कान्हा है, ये बुलडोजर अंधा है, आप जिस कम्युनिटी को मैसेज देना चाह रहे हैं वो आप कान्हे से, आंधे से, लंगड़े से दीजिए। लेकिन सवाल है कि ये आज अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है बुलडोजर का, और सुप्रीम कोर्ट में जब यूपी गवर्नमेंट का हलफनामा आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कतई कहीं से भी नहीं उसको एक तरह से इलीगल और बुलडोजर की कार्रवाई को एक तरह से निंदा प्रस्ताव किया है या निंदा कोई ऑब्जर्वेशन किया है। ये सारे स्टेट में आप सबसे पहले एक चीज तो बात कीजिए, ये बुलडोजर को लेके सुप्रीम कोर्ट जाने वाले कौन लोग हैं?
वो वही जमाते इस्लामी के लोग हैं कि दुनिया भर के जहां भी भारत में आतंकी कार्रवाई हो उसकी पैरवी करने वाले वही जमाते इस्लामी के लोग हैं। और वो बुलडोजर के खिलाफ में वहां सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सपा आप उसके पीछे पीछे होते हैं। क्यों नहीं आपका पीआईएल उस बुलडोजर के लिए आया था? वो जमाते इस्लामी का बुलडोजर है। आप सिर्फ चुनावी फायदा के लिए उसको आंधा काना और ये बता रहे हैं। आप सिंपल सी इस बात को समझिए, न्याय जो है, कानून जो है, वो आप उसको अंधा और कानून बनाइए। लोगों का भरोसा उस बुलडोजर से है। ठीक। अब मनोज जी का जवाब। मनोज जी दीजिए आप पूरा जवाब, मुद्दे पर ही बोलिएगा। मैं मुद्दे पे ही रहूंगा। मैं नरगल प्रलाप करता भी नहीं हूं। मैं मुद्दे की बात, मैंने 2 उदाहरण दिए अपने पहले वक्तव्य में और जानबूझ के दिए कि आप मुझसे और उस पे सवाल पूछेंगे। आपने 2 पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया था, ठीक है। जावेद पंप का जो मकान था वो उदाहरण के लिए बता रहा हूं, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। अब ये मुझको आप बताइए, कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी में छज्जा नक्शे के थोड़ा सा विपरीत बन सकता है, या हो सकता है उसका कॉरिडोर विपरीत बन सकता है, गेट हो सकता है 1 फुट आगे बढ़ाओ, पूरी बिल्डिंग ही ऐसे बन गई, पूरी बिल्डिंग ऐसे बन गई और ध्वस्त भी हो गई। तो जितना सा बड़ा होता है उसी को तो तोड़ा जाता है। उतना ही पूरा मकान तोड़ दिया गया, पूरा मकान जमींदोज कर दिया, 3 मंजिला मकान। आ रहा हूं आलोक जी, आ रहा हूं। दूसरी बात, दीजिएगा। जब मैं बात करता हूं पेट्रोल पंप की, और मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, पेट्रोल पंप बना जिस भी कंपनी का था, इंडियन ऑयल का था, एचपी का था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का था, जिसका भी था, या प्राइवेट किसी कंपनी का, किस अधिकारी पे कार्रवाई की योगी आदित्यनाथ ने? उनके ऊपर भी तो कार्रवाई करो। गलत पेट्रोल पंप कैसे बनवा दिया, गलत जमीन पर कैसे पेट्रोल पंप बनवा दिया, उन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई नहीं। इससे ये प्रतीत होता है जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, चाहे जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए। बिल्कुल। गोरखपुर पे आता हूं, लाल सिंह जी बोलने नहीं देंगे आप? नहीं बोलिए ना, पूरा बोल ही तो रहे हैं आप, बोलिए। एक्सपोज कर दूंगा, अभी 1 सेकंड लगेगा। नहीं बोलिए ना, बोलिए। गोरखपुर को एक्सपोज कर रहा हूं। गोरखपुर पे इसलिए बुलडोजर चलेगा, सबसे ज्यादा संपत्ति, सबसे ज्यादा उनके मठ के कॉलेजेस हैं, सबसे ज्यादा उनके तमाम जमीनें हैं। अब वहां पे देखेंगे ना कि कहां पे कौन सा वैध है, कौन सा अवैध है, और जब जांचा जाएगा तो वो राहत इंदौरी का शहर है कि अगर लगेगी आग तो आएंगे तुम्हारे भी मकान जद में। वहां सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। जब जांच होगी ना तो वहां ग्रामीण जो लैंड है वो जरूर मिलेगी, तो वो हम भी गिराने के लिए तत्पर हैं, गिराएंगे, गिराएंगे। ऐसा ही लैंड कहीं सफाई में ना मिल जाए। बता दो मनोज जी, मैं कह रहा हूं कि इसी तरह खोजते खोजते कहीं सफाई में कोई कुछ ना खोज ले, इसलिए ऐसे मत खोजिए। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं, खोजे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गिराए, ठीक है, तो न्याय की बात है ना, गिराए, ठीक है। आलोक जी, और ब्रजेश सिंह का माफिया नहीं दिख रहा। अमित मिश्रा जी से मेरा सवाल है, ब्रजेश सिंह माफिया है वो नहीं दिख रहा। आलोक जी का मैं जवाब लेता हूँ जवाब आलोक जी का। आलोक जी का जवाब लेने दीजिए इस पर। मिश्रा जी याद है ना, ब्रजेश मिश्रा जी आलोक जी दीजिए जवाब। आलोक जी गए थे, 2 सूटकेस पैसा भर के लेके गए थे। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए मनोज जी जो है अलग-अलग प्रलाप कर रहे हैं जी, और मनोज यादव जी और उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ये शेख चिल्ली के और तमाम तरह के सपने ये देखते रहे हैं। शेख चिल्ली पे चिल्ली मत कहिए, योगी आदित्यनाथ। अरे तुमको औकात में ले आएंगे मनोज यादव। नहीं ऐसे नहीं, आप लोग बिल्कुल मुद्दे पर रहिए, ऐसे नहीं मनोज जी, आलोक जी, मुद्दे पर बिल्कुल मुद्दे पर बात कीजिए, ऐसे नहीं, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर ऐसे नहीं। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है ये, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, इसलिए टेम्परामेंट बिल्कुल लूज नहीं कीजिए। मुद्दे पर बोलिए, दोनों मुद्दे पर बोलिए, मुद्दे पर ऐसे नहीं। मनोज जी ये नहीं, देखिए मनोज जी, आलोक जी यहाँ पर अशोभनीय कुछ मत कीजिए। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, दूरदर्शन है, ये डीडी न्यूज है, ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है। मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ, आप दोनों के पास लौटता हूँ, मैं टिप्पणी लूंगा, लौटता हूँ। विनोद जी, मनोज जी, आप जैसे हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं वैसे आलोक जी भी हैं। आपने पूरी बात कही है और पूरी बात कहने के बाद आपको थोड़ा सा तो धैर्य रखें कि आलोक जी का भी सुन लें। ऐसे अगर सुनते रहे आप लोग, हमारा एजेंडा जो है उसके बदले में आप लोग कुछ और डिस्कस किए जा रहे हैं। आलोक जी बोल रहे हैं, आपकी बात हम लोगों ने सबने सुनी है, कम से कम उनको बोलने तो दीजिए। अगर वो बोल रहे हैं उसके बाद ही आपको जवाब देना है। आलोक जी आप बताइए। बताइए। विनोद जी, मेरा इतना कहना है, 2017 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की जनता ने झेलते झेलते इनको किनारे उठाकर फेंका है अखिलेश यादव को। क्यों फेंका है? क्योंकि अखिलेश यादव के शासनकाल में खुलेआम जीपों में लाइन लग के जो है कानवाई चलता था, बंदूकें और राइफलें बाहर टपकती थी। यूपी पुलिस
लेकिन ये आप कैसे कह रहे हैं फेंका है? चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है ना आलोक जी। देखिए लाल साहब, अगर मेरी बात नहीं करने देंगे तो आप कीजिए, पूरी कीजिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने दीजिए, पूरी कीजिए आलोक जी, पूरी कीजिए आलोक जी, कीजिए पूरी कीजिए आलोक जी। देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव के गुंडा राज से, दंगा राज से और बलात्कारियों के राज से महागुंडा तो बैठा है। मनोज जी पहले सुन लीजिए, फिर बोलिए। रोल मॉडल था जो उनकी बलात्कारी था, बलात्कारी मंत्री को बचाने के लिए अखिलेश यादव पार कर गए। और आज भी जब नवाब ब्रांड और खान ब्रांड की बात होती है, जो बलात्कारी है उनको बचाने के लिए अखिलेश यादव खड़े होते हैं। और अखिलेश यादव की जो भाषा है और नवाब सिंह यादव भाजपा के हैं क्या? नवाब सिंह यादव जो है वो भाजपा के हैं। जनता वोट नहीं करती है, जनता वोट करती है तो सुचिता और कुशल की बात करता है। योगी आदित्यनाथ जी सुचिता की बात कर रहे हैं और गुंडों को ठीक कर रहे हैं। तो गुंडे मुकरीलाल के हाथ में बुलडोजर, जरा सी सांस मुकरीलाल के हाथ में बुलडोजर। गुंडों एक एक कर बोलिए, एक एक कर। लाल जी, मनोज जी पहले सुन लीजिए, कोई सत्ता बदलने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक दोबारा मत बोलिएगा शेख चिल्ली, न मुकरीलाल बुलडोजर ही चलाएंगे। ठीक है मनोज जी, मुद्दे पर आलोक जी मुद्दे पर जाओगे मुकदमे के लिए तैयार हो तो मनोज जी ये जो है ना, ये अखाड़ा मत बनाइए, इसको लड़ने का अखाड़ा मत बनाइए, मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखिए, मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखिए। मनोज जी मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, फिर से आप दोनों वही कर रहे हैं। मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, इसको अखाड़ा मत बनाइए, कुश्ती नहीं हो रही है, या अपनी अपनी बात रखिए बस। मनोज जी आपसे एक निवेदन है, देखिए आप ये राष्ट्रीय चैनल है, मैं वही कह रहा था, एक निवेदन है, ये कम से कम इसका अपने चीज़ों को ख्याल रखें और हम लोगों का भी कम से कम ये दें कि हमारे जो सम्मानीय अतिथि है उनकी बात लोग सुने। सवाल ये है, हमारा मुद्दा किसी भी पार्टी को और किसी भी पार्टी को ऐसे तरह से ना डिफेम करना था, ना उनको फेमस बनाना था। सिंपल सी हमारी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट ये केस की सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट देश के लिए एक गाइडलाइन देने जा रहे हैं। तो अब ये सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बहुत लोगों का सुझाव भी मांगा है, सरकारों से जवाब भी मांगा है। और सिर्फ यूपी के लिए क्यों आप बात करते हैं, ये मध्य प्रदेश में भी है, असम में भी चल रहा है बुलडोजर, जहां कई स्टेट में चल रहे हैं। यूपी को लेके आप सहज और असहज ये होते हैं कि आपको उसमें अपना वोट बैंक दिखने लगता है। सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की बात में सुप्रीम कोर्ट कतई कहीं से भी इस चीज को नहीं मना करता कि जो इलीगल है, जो अवैध कब्जा है, उसको हटाना भी सरकारों की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल दुरुस्त बात यह है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक्ट बना के यूपी गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी, तो कानून व्यवस्था किस तरह से काबू में आया ये आप खुद जानते हैं। सवाल इससे भी इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद जो दुष्कर्म के आरोप में या ऐसे कई आरोप में जब इस तरह की चीजें होने लगी, अवैध कब्जा से उन्हें हटाने की बात हुई, तो एक तरह से माफिया पे डाउन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर का भी काम करने लगा था। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर वाला जो बुलडोजर का टैक्टिस है, ये और स्टेट ने भी इसको ये किया है, ये एक मॉडल बना और स्टेट के लिए कि आप अपराधियों पे काबू पाने के लिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो ये बनता है। सवाल ये है कि ये गाइडलाइन पूरे देश के लिए बनने वाला है। अगर योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर मॉडल कामयाब नहीं है या लोगों ने इसकी एक तरह से लोगों में इसके खिलाफ में आक्रोश है, तो उसका आप देखिएगा 2027 का चुनाव आप ही कह रहे हैं, आप बुलडोजर पे ही चुनाव आप जीत सकते हैं, एक एजेंडा तो योगी आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको इसमें राजनीति कर दी है। आपको पता है कि जितने गुंडे हैं, माफिया हैं, वो बुलडोजर से काबू में आ गया है, तो डेफिनेटली आपको एक वर्ग को उकसाना है कि ये बुलडोजर कान्हा है, इस पे ब्रजेश पे नहीं हो रहा है। अरे ये गरीब आदमी एक पंडित था, उसका भी बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया था, आपने सोशल मीडिया पे वायरल देखा होगा। वो जो विकास दुबे के घर में बुलडोजर चला, ये बुलडोजर किसी का भी नहीं है। ठीक तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को शायद उन लोगों का पता नहीं होता है, आप लोग सिर्फ एक वर्ग के लिए अपना पूरा डेटा रखते हैं, ऐसा नहीं है। बुलडोजर का अगर कहें तो मैं आपको गिनती में बता दूं कितने कितने कहां किस जात पे। बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन ये भी मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि ठीक है, त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है
कि अगर कहीं अवैध कब्जा है तो उसको हटाने के लिए तो बुलडोजर का इस्तेमाल होना ही चाहिए। मनोज जी। लाल सिंह जी, मैंने पूरी डिबेट में अगर कोई भी अनर्गल बात की हो तो आप मुझे बता दिए। उदाहरण के साथ मैंने बात कही, उदाहरण में भी मैंने तथ्य रखे हैं। पेट्रोल पंप का भी तथ्य रखा और एक मैंने आवास का भी रखा। पेट्रोल पंप से आगे बढ़िए आप। अब 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, बीच में बोलिए बोलिए। ठीक है, मुझे अपनी बात क्या लेने दीजिए। मुझे 1 मिनट नहीं अनइंटरप्टेड बोलने दिया गया पूरी डिबेट में। मेरे नेता को शेख चिल्ली कहा, मैंने जवाब दिया। फिर कहा तुमको जेल भिजवा दिया जाएगा। ना विनोद मिश्रा जी के मुंह से एक शब्द निकला, ना आपके मुंह से निकला। क्यों नहीं निकला? कि आप बीजेपी का प्रवक्ता हमको ये धमकी देगा कि हम आपको जेल भिजवा देंगे? नहीं, कोई धमकी नहीं देगा, कोई नहीं धमकी, कोई इस तरह जेल नहीं भिजवा सकता। बता रहे हैं आप चैनल पर धमकाएंगे, आप चैनल पर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे। किस आधार पे? प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, मैं आज तक इस बात को समझ ही नहीं पाया। आखिर ये बात क्यों? आप बताइए, ये बताएंगे ये हमारे नेता को शेख चिल्ली कहेंगे तो मुखरी लाल की बात आप नहीं करते। मैं वही बात कह रहा था, अभी मनोज जी ने कहा ना, आप पर्सनल स्कोर मैं वही कह रहा हूँ कि मनोज जी कर क्या रहे हैं। देखिए देखिए, मैं एक बात बताऊं मनोज जी, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा मनोज जी, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। होता क्या है कि मनोज जी एक एक करके उन पर आलोक अवस्थी पर उनके ऊपर करें, आलोक अवस्थी पर, वो बनता है उनका, ठीक है। लेकिन मनोज जी थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा विनोद जी पर भी चला देते हैं अटैक, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी अटैक कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आप लोग मुझे बोलने दें। मैं ये कह रहा हूं कि आप मुद्दे पर बोलिए ना, मुद्दे पर पूरा बोलिए। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा कि गोरखपुर में सिर्फ हम अवैध के अलावा और कुछ तोड़ देंगे, जो अवैध होगा वही तो तोड़ा जाएगा। इसमें बुरा क्यों मानना? तो खाली गोरखपुर का नाम क्यों लिए? सिर्फ गोरखपुर का नाम क्यों लिए? अयोध्या और कन्नौज का भी ले लेते, अयोध्या और कन्नौज का भी लेना चाहिए था नाम। सब करेंगे, सब करेंगे, सब जगह चलेगा। आपको एक जानकारी बताऊं, सबसे ज्यादा स्कूल बीजेपी के लोगों के, सबसे ज्यादा कॉलेज बीजेपी के लोगों के, सबसे ज्यादा इंटर कॉलेज बीजेपी के लोगों के, सबसे ज्यादा डिग्री कॉलेज बीजेपी के, इंजीनियरिंग कॉलेज, अस्पताल बीजेपी के लोगों के। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो ये तो देखेंगे वैध है कि अवैध है। नापेंगे, काम खत्म, पैसा हजम। अच्छा। जैसे फीता रखेंगे, सही सही गलत गलत सब अपने आप आ जाएगा। ये चिंता वो लोग करें कि जायज को ना जाए। एक और बड़ी बात, ठीक, हाँ, अब आलोक जी का जवाब, आलोक जी गिरा रहे हैं, अब आलोक जी मेरी बड़ी बात हो जाने दीजिए। ठीक है, कीजिए आलोक जी, इनको पूरी करके, आलोक जी इनकी बात पूरी करा के आ रहा हूँ, आलोक जी आ रहा हूँ, आलोक जी आ रहा हूँ, पूरी करा के बात कह लूं एक लाइन में। हाँ कहिए ना, कहिए आलोक जी, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, कहिए एक लाइन में कह लूं। हाँ बोलिए बोलिए, एक लाइन बोलिए। मैं लखनऊ में अवैध इमारत बता रहा हूं, बीजेपी से कह दो जाके चला दे। एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बहुत पार्क हैं। और आप विनोद जी, आप भी ध्यान दीजिएगा, उसके बहुत सारे पार्क हैं। हर तीसरे पार्क में एक मंदिर बना, किस आदेश पर बना ये मुझे बता दो बस। ठीक, हो गया, लाइन पूरी हो गई, लाइन पूरी हो गई। आलोक जी बताइए अब। देखिए आगे आप मूल मुद्दे पे कि मंदिर कितने बने, मंदिर गिरा दिए जाए। मस्जिद नहीं देखी मैंने। समाजवादी अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए। आप चुप रहिए, सुनिए ना, अब उनको बोलने दीजिए। आप मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। मनोज यादव भूल जाते हो अपनी बात, मैं तो तुमको सुना है ना, सुनो मेरी बात, बहुत कड़वी लगेगी तुमको अभी। देखिए सुना, तुमको ना बोला नाम का एक माफिया था, जनता से बोलिए, आपको सुना है। अरे तथ्यों से मैं बात कर रहा हूँ भैया, सुन लीजिए। तुम कह रहे हो ना टीवी डिबेट में तुम नहीं बोला जाता ना, इसलिए मैंने कहा। बड़े होने के नाते मनोज जी आपने ठान लिया, आलोक जी को नहीं बोलने देंगे। बड़े हैं इसलिए बोल दिया आपको, स्नेह के तहत बोला। इससे क्या होता है, मेरा भी सम्मान, स्नेह के तहत बोला, स्नेह के आपका सम्मान है। ठीक है, अच्छा ठीक है, बढ़ाइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। देखिए लाल साहब, समाजवादी पार्टी का पाला हुआ एक गुंडा था अतीक अहमद, आज उस दुनिया में नहीं है। तमाम उसके नेता समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए गौरव महसूस करते थे, और उनकी फोटो सार्वजनिक जीवन में है, कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए। उस अतीक अहमद ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था। आ रहा हूं मनोज जी, आ रहा हूं, पहले इनको पूरी कर लेंगे। साफ किया है मनोज जी, पहले आलोक जी को पूरी कर लेंगे, फिर गरीबों को सौंपे हैं हमने। अब पार्क पर कब्जा करके जो है पेट्रोल पंप बना लोगे तो कौन सी सरकार जो है आपको चुपचाप बैठने देगी? आप किसी का घर अवैध बना कब्जा करके सरकारी जमीन पे कर लोगे तो कौन सरकार बैठेगी? नदी नाले कहीं पर भी जो है कब्जा नाजायज करके और आप अतिक्रमण करोगे, सरकार क्या कार्रवाई नहीं करेगी? सरकार तो जनता के लिए है, जनता के लिए अतिक्रमण करोगे तो ट्रैफिक रुक जाता है, उसके जनता अपना काम नहीं कर सकती है। तो अखिलेश यादव ऐसे गुंडों, तो इस पर क्या आप चुन चुन करके भी कार्रवाई करते हैं? जो आरोप आपके ऊपर, आलोक जी आपके ऊपर जो आरोप लगता है कि आप चुन करके जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन पर बुलडोजर चला देते हैं और अपने लोगों पर नहीं चलाते, या अपने लोगों का आप जांच नहीं करते अपनी?
भाजपा की सरकार ने अधिकारियों को पूरे अधिकार दिए हुए हैं, जो भी अपराधी हो, जो भी आदमी कानून तोड़ रहा है, उस पर कार्रवाई की जाए। और बुलडोजर ऐसे ही नहीं चलता है। उत्तर प्रदेश नियोजन विभाग का अधिनियम 1973 है, जिसके क्लॉज नंबर 27 उसको ये परमिशन देता है कि अतिक्रमण को वो नोटिस दे करके जवाब लेकर के गिरा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और उत्तर प्रदेश के हलफनामे पे उत्तर प्रदेश सरकारी कार्रवाई की तारीफ करी है। दूसरी बात, 7.5 साल के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण गिराए गए हैं, किसी को भी उत्तर प्रदेश की न्यायालय ने चैलेंज करने पर उनके पक्ष में नहीं निर्णय दिया है, हमारे कार्रवाई को वैध ठहराया है। तो किस तरीके से हम अवैध कर रहे हैं? अब गुंडों, बदमाशों और बलात्कारियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता खड़े होते हैं, तो ये उनकी पार्टी का धर्म है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव का जो बयान है कि सारे बुलडोजर का रुख वहां पे कर देंगे, क्या कहते हैं, गोरखपुर की ओर, जानने की गोरखनाथ पीठ जो इतनी बड़ी विश्व की पीठ है, उसके ऊपर इनकी काली निगाह है, इसको बदले की भावना से गिराना चाहते हैं। तो यह बात समझ लीजिए कि देश की जनता शेख चिल्ली के सपने जो देखने से किसी को रोकती नहीं है, लेकिन यह मौका गुंडों की सरकार आने के लिए ठीक है, ठीक है। अब मनोज जी का मुझे जवाब लेना है, मनोज जी का जवाब। मनोज जी आप दीजिए जवाब। मैं अपनी अंतिम लाइन बोलूंगा, क्योंकि मुझे दूसरी डिबेट पे जाना है, बार बार उनकी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बोलिए। 15-20 मिनट के लिए बोला गया था, टाइम और हो गया। अच्छा ठीक है, निश्चित तौर पे चूंकि डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई, लाल सिंह जी मैं आपका धन्यवाद दूंगा, विनोद जी का धन्यवाद दूंगा, बड़ी अच्छी अच्छी बात कही। हम भी बुलडोजर कानून के ही दायरे में चलाएंगे। अच्छा, कानून को लाएंगे थोड़ी नहीं। मनोज जी कितना अच्छा लग रहा है, गोरखपुर का कितना अच्छा लग रहा है। अब फिर बीच में अब आलोक जी आप बीच में, आलोक जी आप बीच में नहीं बोलिए, आलोक जी अभी बीच में नहीं बोलिए, मनोज जी को बोलने दीजिए। नेताजी का जिक्र किया, नेताजी बहुत महान लीडर इस देश के हुए हैं और उनके व्यक्तित्व को कोई छू नहीं पाएगा। नेताजी ने तो कुत्ते से हाथ मिलाया था, नेताजी ने मनुष्य रूपी अनेक विचारधाराओं के कुत्तों से भी बहुत बार हाथ मिलाया, उनकी मदद भी की है। गाय बगाए वो मुझसे कहते रहते हैं कि नेताजी ने मेरी बहुत मदद की थी, इतना तो हमारी सरकार ने मदद नहीं की। आलोक जी बोलने दीजिए आप इनको। मनुष्य रूपी कुत्तों से भी कई बार आशीर्वाद भी दिया है और उनसे हाथ भी मिलाया है। समझ गए ना आलोक जी? समझ में आ गई होगी। मनुष्य रूपी कुत्तों को भी नेताजी ने कई बार आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो 14 साल से वनवास में थे, खाने को फाके लग गए थे। अच्छा ठीक है, अच्छा मनोज जी अब जाते जाते धन्यवाद आपका। जाते जाते आपने हम लोगों की सबकी तारीफ की और इस डिबेट को इंटरेस्टिंग तो आपने भी बनाया। आलोक जी भी काफी अच्छा अपना पॉइंट सब रखे हैं और हम लोगों को लेकिन सिर्फ आप लोगों के सुनने के लिए ही बैठते हैं, कोई अपना ज्ञान देने के लिए नहीं बैठते हैं। मुझे थोड़ा सा एक चीज पूछना है। एक मिनट लाल जी, बस मैं फिनिश करता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही है। सवाल ये है कि जब बोलते बोलते आप बोल रहे थे कॉलेज का, मुझे नहीं पता बीजेपी के किन नेताओं ने कॉलेज बनाया है, किन नेताओं ने स्कूल बनाया है और अवैध कब्जा किया है, जांच का विषय। मुझे तो लगता है कि ये कॉलेज बनाने वाले और स्कूल बनाने वाले लोगों को तो यूपी के लोग तारीफ करेंगे, कम से कम उनके बच्चे जो वहां हैं। सरकारें जो है आज की तारीख में इतने स्कूलें और कॉलेजें नहीं बना सकती है, तो अगर कोई कॉलेज और स्कूल बना रहे हैं तो अगर उसमें लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये सरकार का और समाज का एक बड़ा उपकार है। दूसरी बात जो है, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, गोरखनाथ के बारे में, गोरखनाथ पीठ के बारे में जब आप बार बार बात करते हैं, नहीं मनोज जी एक मिनट, मैं आपको सिर्फ आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, एक मिनट सुनिए। गोरखनाथ पीठ की जब बात करते हैं तो वो सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ के नहीं है, वो महंत हो सकते हैं। गोरखनाथ पीठ के प्रति भारत के अलावा भी कई देशों के उनके मानने वाले, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके वो आराधित पीठ है। आप किसी के पीठ के धार्मिक स्थान को इस तरह से देखिए, ये सम्मान की बात है। गोरखनाथ पीठ के, गोरखनाथ पीठ का सम्मान भारत से ज्यादा आप कहिए कि दूसरे देशों में, बाकी कई कंट्री में उसके फॉलोअर्स हैं, उसके मानने वाले लोग। एक तो कम से कम प्लीज आप लोग कम से कम हर बात के इसमें आपके लिए कोई दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो आस्था के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, योगी आदित्यनाथ, मुझे एक छोटी सी बात नहीं है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इस मामले में मनोज जी समय हो गया, मैं जानता हूं। एक छोटी सी बात पूछनी थी, ये जो अभी आलोक जी बोल रहे थे कि अतीक अहमद जी के पास कोई उस तरह का स्पेशल था जिससे कि लोग हाथ मिलाते थे, ये बात सही बोल रहे थे क्या?
कबूल कर लिया इन्होंने मुलायम सिंह का नाम लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा ना, मैंने इसीलिए जवाब दिया। अच्छा। वो तो कुत्ता था, नेताजी ने मनुष्य रूपी कुत्तों से ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आपने भी पुष्टि कर दी, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। फिलहाल मनोज जी जुड़ने के लिए, आलोक अवस्थी जी जुड़ने के लिए, और साथ में हमारे साथ विनोद जी भी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। चर्चा थोड़ी गर्म हो गई लेकिन फिर भी चर्चा अच्छी रही। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे हैं तो क्या 370 पर वहां बोलेंगे या चुप्पी साध लेंगे। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर चुनावी दौरे पर हैं तो क्या क्या वहां बोलेंगे, क्या क्या छुपा लेंगे। कश्मीर में कांग्रेस का चुनावी एजेंडा क्या है। जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव की पहली रैली में कांग्रेस के नेता और LOP जो कि केंद्र में है, राहुल गांधी ने कहा कि आपका राज्य ही नहीं छीना गया, आपके अधिकार और आपकी संपत्ति भी छीन ली गई। उन्होंने कहा हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, देश को संविधान दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा है जिसका नाम LG है। रामबन की रैली में राहुल गांधी ने कहा हमारा काम मोहब्बत फैलाना है, जबकि बीजेपी और RSS नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को हमने झुका दिया है। जाहिर है कि राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी लाइन को ही लोगों के बीच उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मैनिफेस्टो में खुलकर आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की बात करती है। राहुल गांधी उसी बात को लोगों के अधिकार छीने जाने का भ्रम फैला रहे हैं, ये बात जोड़ करके। राहुल गांधी कश्मीर को आज भी देश से अलग मानते हैं, इसलिए बाहरी और स्थानीय पर जोर डाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिस संविधान खतरे की बात राहुल गांधी पब्लिक रैली में कर रहे थे, वो संविधान तो जम्मू कश्मीर में पूर्णतः आर्टिकल 370 हटने के बाद ही लागू हो पाया। राहुल गांधी रामबन की रैली में जाति गणना की बात कर रहे थे, लेकिन वहां SC/ST के लिए विधानसभा में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया था, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये बदले हुए कश्मीर का अब नजारा है। आज अलगाववादी नेता भी मुख्यधारा की पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कई अलगाववादी नेता स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होकर लोकतंत्र को मजबूत करने की दुहाई दे रहे हैं। तो इस बदले हुए कश्मीर में राहुल गांधी अपने पुराने एजेंडे को कितना चला पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें हम सफल होंगे। यह हमारे पूरे देश के लिए एक बड़ी आवाज है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरत है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो इत्तेहाद हुआ है, इंशाअल्लाह उसमें लोग कामयाब होंगे। ये हमारे वतन के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी आवाज़ है कि जो हमें कहते थे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम ये हैं, उनके लिए एक थप्पड़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग ये समझेंगे कि हम चाहते हैं कि रियासत आगे तरक्की करे और इस मुश्किल से निकले। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाते हुए, इसको बदलाना है, इसको फुल से स्टेट उड़ाना है, और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा है कि 30-40 सालों से जम्मू कश्मीर की जनता परिवारवाद की त्रासदी झेल रही है, अब नए नेतृत्व की जरूरत है। जिन परिवारों के कारण 30-40 इयर्स तक वैली के लोग, जम्मू के लोग बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरते रहे हैं, उन परिवारों की छुट्टी होगी। एक नया नेतृत्व जम्मू कश्मीर में उभरेगी। जम्मू में शांति, अमन, विकास का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। एक नए नेतृत्व में इस नया यूटी का लेजिस्लेचर, नई सरकार यहाँ बनने जा रहा है।
तो वहीं दूसरी ओर आज राहुल गांधी ने रामबन में आगामी चुनावों को लेकर हुई पहली जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर में एलजी नामक राजा बिठा रखा है जो जनता के संसाधनों को छीन रहा है। हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उनके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले ऋषि आपके पास। ऋषि, तमाम तरह की बातें हमने सुनी, राहुल गांधी की रामबन की रैली की, लेकिन कहीं पर उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं सुना। संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, धारा 370 की वापसी, 35A की वापसी, ये सब का इंतजार अभी हम लोगों को रह गया कि वो उस पर कुछ बोलते। देखिए लालचंद, इस जम्मू कश्मीर के चुनाव को अगर इस बार हम देखें तो ये चुनाव बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार सियासतदान ऐसे यहाँ पर मुद्दों को लेकर, मैं कह सकता हूँ जो खास तौर से जो गठबंधन के लोग हैं वो मुद्दों के बीच में फंस गए हैं कि उन्हें ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके से अब इसमें आगे बढ़ा जाए जी। एक तो उन्हें देश की राजनीति, दूसरी राज्य की राजनीति। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि आरक्षण के मसले पर दुविधा में है कांग्रेस, दूसरी ओर जातिगत जनगणना से यहाँ को कोई लेना देना नहीं है, तीसरा जो राज्य का मुद्दा है, जो राज्य के स्टेटहुड का मसला है, उसको जरूर वो आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन 370 को लेकर कांग्रेस अब उतनी मुखर नहीं है जो शुरू में कभी दिखा करती थी। और लेकिन उसमें एनसी जो है वो इसको जरूर कह रही है कि जो तरीका था वो गलत था। तो कुल मिलाकर सिर्फ एनसी ही है जो 370 और पीडीपी वो इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस इसमें अभी अपने लुका छुपी के खेल में है कि वो चाहती है कि इस पर कोई खुलकर बात ना हो तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, उन्होंने इलाका दर इलाका कोशिश की है कि जम्मू की राजनीति अलग की जाए और कश्मीर की राजनीति अलग की जाए। तो ऐसे में जम्मू में जब वो जा रहे हैं तो वो स्टेटहुड का जो मसला है उसको, अब जैसे रामबन की रैली में अगर हम देखें तो स्टेटहुड के मसले को इसलिए और आगे बढ़ा रहे हैं कि कश्मीर में तो स्टेटहुड को लेकर उनको कन्विंस करना आसान है, लेकिन जम्मू में इस मुद्दे को उठाकर जो जम्मू के लोग हैं अगर उनकी बात से सहमत होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद उनको फायदा हो। तो इसी वजह से अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग बातों को रखा जा रहा है। और जम्मू की जो और कश्मीर की जो सियासत है वो जरूर इस बार नए रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले राजनीति में भाग नहीं लेते थे, वो भी मैदान में। इसने भी जो है इन मुख्य धारा की पार्टियों की नींद उड़ाई है। एक अच्छी बात है कि जो लोग कल तक बंद करते थे, बायकॉट करते थे, हड़ताल करते थे, वो अब चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। विनोद जी, जो बात ऋषि कह रहे हैं कि देखिए अब जो 370 वगैरह की बात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही करती है और बाकी पीडीपी और बाकी लोग जो है उस पर उसको टोन डाउन करते हैं और इलाके के हिसाब से भी, जैसा ऋषि बता रहे थे कि इलाके के हिसाब से भी उठा रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में प्रमुख बिंदु के तौर पर शामिल है और कांग्रेस उसकी गठबंधन की साझेदार है। तो देसी जी की बात से एक बात तो लगभग ये बात तय हो गई कि वो बहुत बढ़िया मुझे भी लगा कि कम से कम बदले है सरकार। राहुल गांधी की ये पहली रैली जम्मू कश्मीर में थी और राहुल गांधी ने कोई फ्रीबी का वहाँ स्कीम का और कोई एजेंडे की बात नहीं की। बगल में ही है, बगल में ही हिमाचल है जहाँ सैलरी नहीं मिल रही है। ये पहली बार देख के तो सबसे अच्छा ये लगा कि राहुल गांधी की इस एजेंडे में कोई फ्रीबी नहीं है और कोई भी उनका 5 गारंटी या 10 गारंटी कश्मीर के लोगों को देते हुए नहीं दिखते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये दे देगी और ये दे देगी। तो शायद ये इस बार का ये सबसे बड़ा चेंज दिखा जो कश्मीर में उनका लगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो राहुल गांधी के भाषण से, आज के भाषण से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी की अपना अलायंस जो एनसी है, एनसी ने मैनिफेस्टो से देके स्पष्ट कर दिया है कि हम आर्टिकल 370 मैं वही कह रहा था कि ये लिखित है, डॉक्यूमेंटेड है। राहुल गांधी ने जिस एलजी को राजा कहा है, क्या ये संवैधानिक नहीं है? क्या इससे पहले देश में क्या एलजी नहीं होते थे? क्या इस देश में गवर्नर नहीं होते थे या होते रहे हैं? बिल्कुल। तो राहुल गांधी एक तरह से भ्रम फैलाते हुए संवैधानिक पदों का अपमान कर रहे हैं।
राहुल गांधी सीधे एलजी को राजा बता करके और यह बता करके कि यहाँ के लोगों के संपत्ति को लूटा जा रहा है, वो लोगों के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। वो भारत से जो कश्मीर की नजदीकियां इतने वर्षों के बाद बढ़ी है, आर्टिकल 370 हटने के बाद उस दूरी को बढ़ा रहे हैं, जाने या अनजाने। मैं नहीं ये कहता कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, जाने अनजाने में उन्होंने एलजी को राजा कह के और लोगों को, देश के बाकी लोगों को बाहरी कह के उन्होंने एक संवैधानिक संकट वहां डालने की कोशिश की है। ठीक है। राजनीतिक नेताओं को वोट लेने का हक है, अपने अपने चुनावी एजेंडे को लोगों के सामने में रखने का हक है, लेकिन अगर वो देश के साथ नाइंसाफी करते हैं, जब संवैधानिक पद पे बैठे हुए एलजी को राजा कहते हैं और बाकी देश के लोग जो वहां काम कर रहे हैं, बाकी देश के लोग जो वहां की प्रोग्रेस में आगे बढ़ा रहे हैं कश्मीर को, उसको वो बाहरी कह रहे हैं, तो वो देश के साथ नाइंसाफी। बिल्कुल एक तरह की नाइंसाफी। और हुआ क्या? हुआ ये कि एलजी जब से वहां पर बने हैं तब से कश्मीर के लोगों को विकास की धारा मिली है, विकास के फायदे मिले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से आपका, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वक्त में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम ये खास प्रोग्राम लेकर आएंगे। इस वक्त इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।